लोकसभेच्या चौथ्या टप्प्यातील मतदानासाठी सभांचा सपाटा आता सुरू झालेला आहे। चौथ्या टप्प्यातील मतदानासाठी नाशिकच्या पिंपळगाव बसवंतमध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदींची सभा होतीये। कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांचा पट्टा म्हणून हा भाग ओळखला जातो। पहिल्यांदाच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी कांदा पट्ट्यातील शेतकऱ्यांच्या भागामध्ये सभा घेतात। गेल्या काही दिवसांपासून कांद्याचे दर घसरल्याने कांदा उत्पादक शेतकरी अडचणीत आलेले आहेत। त्यामुळे आजच्या सभेमध्ये मोदी काय बोलतात याकडे सर्वांचं लक्ष लागलेलं आहे। पंतप्रधान नरेंद्र मोदी नाशिकमध्ये सभा घेणार आहेत आणि पहिल्यांदाच कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांच्या मध्ये जाऊन ही सभा होणार आहे। त्यामुळेच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी या सभेमध्ये काय बोलणार, शेतकऱ्यांसाठी काय बोलणार याकडे सगळ्यांचं लक्ष लागलेलं आहे। या सभेसाठी जय्यत तयारी या ठिकाणी करण्यात आलेली आहे। पहिल्यांदाच अशा प्रकारे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी कांदा पट्ट्यातील शेतकऱ्यांच्या भागामध्ये सभा घेतात। त्यामुळे याबद्दलची उत्सुकता सगळ्यांच्याच मनामध्ये आहे। गेल्या काही दिवसांपासून कांद्याचे दर घसरलेले आहेत। त्यामुळे शेतकरी हवालदिल झालेला आहे। उत्पादन खर्च देखील निघत नसल्यामुळे शेतकरी त्रासलेले आहेत आणि त्यामुळेच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी या ठिकाणी सभा घेत असताना ते या सभेमध्ये काय बोलणार आहेत या संदर्भामध्ये सगळ्यांनाच उत्सुकता आहे। लोकसभेच्या चौथ्या टप्प्यातील मतदानासाठी सभांचा सपाटा सध्या सुरू आहे आणि याच चौथ्या टप्प्यासाठी नाशिकच्या पिंपळगाव बसवंतमध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची सभा होतीये। पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सध्या सभा ठिकाणी उपस्थित झालेले आहेत, तर आरपीआयचे रामदास आठवले देखील या ठिकाणी सभेसाठी उपस्थित झालेले आहेत। भाजपचे इतर महत्त्वाचे नेते देखील या सभेला उपस्थित राहणार आहेत आणि थोड्याच वेळामध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी या सभेला संबोधित करणार आहेत आणि त्यामुळेच पंतप्रधान या सभेमध्ये काय बोलतात याची उत्सुकता आहे। सभेसाठी मोठी गर्दी झाल्याचं देखील पाहायला मिळते। मोठ्या प्रमाणामध्ये लोक या ठिकाणी सभेसाठी उपस्थित झालेले आहेत आणि थोड्याच वेळामध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचं भाषण होणार आहे। त्यामुळे या भाषणामध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी काय बोलणार आहेत याची उत्सुकता सगळ्यांना लागलेली आहे। या भागामध्ये मोठ्या प्रमाणामध्ये कांद्याचं उत्पादन घेतलं जातं। कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांचा पट्टा म्हणून हा भाग ओळखला जातो आणि त्यामुळेच कांदा उत्पादक शेतकरी संकटात सापडलेला असताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची या ठिकाणी सभा होतीये। प्रचार सभा जरी असली तरी देखील पंतप्रधान नरेंद्र मोदी या ठिकाणी येतात आणि त्यामुळेच ते काय बोलणार याची उत्सुकता सगळ्यांना लागलेली आहे। मोठ्या प्रमाणामध्ये या ठिकाणी पोलीस बंदोबस्त देखील तैनात करण्यात आलेला आहे, कारण कांद्याला योग्य भाव मिळत नसल्यामुळे शेतकरी नाराज देखील आहेत आणि त्यामुळेच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सभेच्या वेळी निदर्शनं होण्याची शक्यता देखील वर्तवली जात होती आणि त्यामुळेच त्या दृष्टीनं मोठा बंदोबस्त देखील या ठिकाणी तैनात करण्यात आलेला आहे। पिंपळगाव येथील मोठ्या अशा मैदानामध्ये ही सभा होतीये। मी आमच्या गिरीश भाऊंचं अभिनंदन करेन। जुन्या सरकारनं करार करून आपलं दिलेलं पाणी करार मोडून गिरीश भाऊंनी परत आणलं आणि आज हे सगळं पाणी 17 धरणांच्या माध्यमातून या नाशिक जिल्ह्याला या ठिकाणी मिळणार, आमच्या ग्रामीण भागाला मिळणार आणि हा जिल्हा सुजलाम सुफलाम होणार। आणि याकरता आदरणीय मोदी साहेबांनी 10,800 कोटी रुपये आराखड्याला त्या ठिकाणी मान्यता दिली आहे आणि लवकरच याची सुरुवात देखील होणार आहे। आज आपण बघा आपल्या सरकारमध्ये मग कांद्याचा प्रश्न निर्माण झाला तर त्याला अनुदान देणारं हे सरकार आहे। या ठिकाणी आमच्या कांद्याकरता कांदा चाळीचं अनुदान देणारं हे सरकार आहे। पहिल्यांदा आमच्या रेल्वे मंत्रालयाने कांद्याकरता कोल्ड स्टोरेजची निर्मिती, अतिरिक्त गाड्यांची निर्मिती केली। आमच्या पंतप्रधानांनी त्याच्यावर जे शुल्क होतं ते निर्यात शुल्क समाप्त केलं, त्याला इन्सेंटिव्ह दिला आणि या ठिकाणी शेतकरी जेव्हा जेव्हा अडचणीत आला त्याच्या पाठीशी उभे राहणारे आमचे पंतप्रधान आहेत। आज बघा एकट्या नाशिक जिल्ह्यामध्ये आमच्या शेतकऱ्याला थेट मदतीच्या माध्यमातून 2028 कोटी रुपये दिले, कर्जमाफीच्या माध्यमातून 708 कोटी रुपये दिले आणि या माध्यमातून आपण जर बघितलं तर नाशिकमध्ये
8,000 शेततळी आपण तयार केली, 648 गावांमध्ये जलयुक्त शिवारची कामं आपण केली, 32,000 शेतकऱ्यांना ड्रीप करता निधी दिला. या ठिकाणी जवळजवळ आपण 35,000 गरिबांना या ठिकाणी PMAY मध्ये, प्रधानमंत्री आवास योजनेमध्ये आपण घरं दिली आणि 50,000 लोकांना अजून घरं आपण देणार आहोत. या ठिकाणच्या प्रत्येक गरीबाला आपण घर देतोय. आज आपण जर बघितलं तर रस्त्यांकरता 3,500 कोटी रुपये दिले. मुद्रा योजनेच्या अंतर्गत नाशिक जिल्ह्यामध्ये 4 लाख लोकांना कर्ज दिले. या ठिकाणी आपण जर बघितलं तर मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक आली. आज नाशिक ग्रामीणचा भाग असेल, नाशिक शहराचा भाग असेल, यामध्ये मोठ्या प्रमाणात परिवर्तन चाललंय. आता यांच्याजवळ मुद्दे नाही आहेत, केवळ बुद्धिभेद करतायत. मला विश्वास आहे आज हे आदिवासींमध्ये सांगतात की तुमच्या सवलती काढून घेणार. अरे जोपर्यंत नरेंद्र मोदीजी आहेत, आदिवासींच्या सवलतींना कोणी हात लावू शकत नाही. पण हे केवळ बुद्धिभेद करण्याचा प्रयत्न करतायत. बंधू भगिनींनो, मी तुम्हाला एवढीच विनंती करण्याकरता आलो आहे. आज देशाला मोदी साहेबांसारखे पंतप्रधान मिळाले, या देशाचं नाव वर गेलं. आज तुम्ही बघा, हा भारत देश अमेरिका आणि इस्रायल नंतर एकमेव असा देश आहे की ज्या देशाबद्दल बोललं जातं की या देशाच्या सैनिकाला जर कोणी हात लावला, हा देश ठोकून घुसून ठोकतो, आतमध्ये जाऊन मारतो. हे या देशाबद्दल आज आपल्या जगामध्ये बोललं जातं. मोदीजींनी हे जगाला दाखवून दिलं, हा भारत ऐकणारा देश नाही आहे, हा भारत चर्चा करणारा देश नाही आहे. आमच्या अंगावर आलात तर तुम्हाला ठोकल्याशिवाय आम्ही राहणार नाही. हे पाकिस्तान असो की चीन असो, त्यांना ठणकावून मोदी साहेबांनी सांगितलंय. आणि म्हणून बंधू भगिनींनो, तुम्हाला एवढीच विनंती करतो, आपल्या सगळ्यांना साहेबांना ऐकायचंय. आपल्याला या निवडणुकीमध्ये अशा प्रकारे मतदान करायचंय. आपल्या मतदानाने दोन्ही उमेदवार निवडून आले पाहिजे आणि मोदीजींना अशी शक्ती मिळाली पाहिजे की हे पाकिस्तानी आतंकवादी नेस्तनाबूत झाले पाहिजे आणि त्यांना मदत करणारे या भारतातले जे पक्ष आहेत त्यांचं डिपॉझिट जप्त झालं पाहिजे. एवढीच विनंती करतो आणि माझं बोलणं संपवतो. धन्यवाद. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. आता जिनको सुनने के लिए हमारे कान बेचैन है, जिनको देखने के लिए हमारे आंखें तरस रही थी, वो इस देश के सर्वोच्च नेता सम्माननीय पंतप्रधान नरेंद्र जी मोदी साहब से मैं विनंती करूंगा कि वो हमें मार्गदर्शन करें. फिर एक बार भारत माता की, भारत माता की. चुनाव के दिनों में मैं हमारी पार्टी के सभी वरिष्ठ नेताओं से रिक्वेस्ट करता रहता हूं कि चुनाव में हम सब कार्यकर्ता एक समान है, कोई प्रोटोकॉल की जरूरत नहीं होती है. लेकिन हमारे देवेंद्र जी प्रोटोकॉल के बड़े पक्के हैं, इसलिए वो इधर उधर मेहनत करके भी पहुंच जाते हैं. अभी उनको नंदुरबार जाना था तो फिर से वो इजाजत लेके दौड़े. मैं उनको समझाता था कि भाई कोई जरूरत नहीं, सब जगह पे कहीं आप जाइए, कहीं मैं चला जाऊंगा, लेकिन वो प्रोटोकॉल का पालन करने वाले व्यक्ति है. लेकिन मैं हमेशा कहता हूं कि चुनाव के दिनों में हर एक की शक्ति का इतना उपयोग होता है कि, लेकिन वो बड़े शिस्तबद्ध कार्यकर्ता है. मंच पर विराजमान महायुति के सभी वरिष्ठ नेतागण,
और इतनी बड़ी तादाद में आए हुए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, ये थे जमलेला सर्व नाशिक वासियांना माझा नमस्कार. नाशिकच्या पवित्र भूमीत येऊन मी धन्य झालो आहे. नाशिकचे नाव घेतले की मला संस्कृतीचे 7 रंग दिसू लागतात. या पुण्यभूमीचा पहिला रंग आहे आदिमाता सप्तशृंगी देवी. दूसरा रंग आहे कुंभमेळ्याचा. तिसरा रंग आहे ज्योतिर्लिंग त्र्यंबकेश्वराचा. चौथा रंग आहे भगवान श्रीराम आणि देवी सीता यांच्या पावन वास्तव्याचा. पाचवा रंग हनुमान जन्मस्थान अंजनेरीचा. सहावा रंग वीर सावरकर यांच्या जन्मगावाचा. आणि 7वा रंग आहे बाबासाहेब आंबेडकरांनी समतेचा लढा उभारला त्या मंदिर प्रवेश सत्याग्रहाचा. असे सर्व सात्विक रंग घेऊन नटलेले हे तीर्थक्षेत्र आहे. मी आज नाशिकच्या या पावन भूमीत येऊन धन्य झाला आहे. साथियों, डिंडोरी, नासिक और धुले सब दूर से आए हुए हमें आशीर्वाद देने के लिए आए हुए आपके स्नेह के कारण अच्छों की घबराहट, उनका बीपी तेज हो गया होगा, वो बौखलाए जा रहे हैं. आपने देखा होगा, मैंने तो देश की सुरक्षा, वंशवाद, भ्रष्टाचार, उन बातों को लेता हूं और दूसरी तरफ विकास की चर्चा करता हूं. लेकिन कुछ लोगों को जैसे ही मैं वंशवाद बोलता हूं, भ्रष्टाचार बोलता हूं, देश की सुरक्षा की बात करता हूं, तो मैं बोलता यहां हूं और उनको बिजली का करंट वहां लगता है. और फिर करंट लगता है तो कैसा मुंह से कुछ न कुछ निकलता है. ऐसा उनके मुंह से भी गाली गलौज. ये दौर चुनाव के पहले 2 चरण के बाद तो ये जरा और तेज हो गया है. पहले दिन में 50 गाली देते थे, अब 100 दे रहे हैं. पहले ऊंची आवाज से बोलते हैं, अब चिक चिक करके बोल रहे हैं. और उसका कारण क्या है मालूम है? पहले 2 चरण के मतदान ने देश भर से जो संदेश आ रहे हैं, इनको अपनी जमीन खिसकती नजर आ रही है. साथियों, साल 2014 में महायुति भारतीय जनता पार्टी एनडीए की एक मजबूत सरकार बनाने में आप सभी का बहुत बड़ा योगदान रहा है. आपके आशीर्वाद के ही असर है कि आज दुनिया भर में भारत की साख नई ऊंचाई पर है. अब कोई भी भारत को आंख उठाकर देखने से पहले 100 बार सोचता है. ये आपको सही लगता है मेरी बात? मैंने जो कहा वो सही लगता है आपको? मेरी बात में भरोसा है?
आपको अगर याद होगा तो 2013-14 में जब मैं चुनाव लड़ रहा था, पहली बार लोकसभा का चुनाव लड़ रहा था, पहली बार देश के सामने अपनी बात लेकर के गया था, तो सारे देश में और खास करके हमारे दिल्ली में एक जमात है, वो बैठ करके दिन में एक सरकार बनाते और दूसरे दिन गिराते हैं, तो उनके खेल चलते रहते हैं। तो जैसे ही मेरा चुनाव लड़ना तय हुआ तो उन्होंने एक एजेंडा सेट किया, मोदी जहां जाएगा कोई भी इंटरव्यू करेगा तो उसको पूछेंगे कि तुम्हें विदेश नीति तो मालूम नहीं है, तुम गुजरात के बाहर कुछ जानते नहीं हो, ये दुनिया के लोगों से तुम कैसे बात करोगे, देश की विदेश नीति का क्या होगा, दुनिया में हिंदुस्तान की इज्जत का क्या होगा, ये सवाल मुझे पूछते थे। तब मैंने कहा देखो भाई, मैं ज्यादा बहुत तो जानता नहीं हूं, नया हूं, सीखने का प्रयास करूंगा, लेकिन मैं इतना वादा करता हूं कि हम न आंख झुकाकर बात करेंगे न आंख उठा करके बात करेंगे, हम आंख में आंख मिला करके बात करेंगे। ये मैंने 2013-14 में कहा था। उस समय शायद मेरी बात लोगों को लगा होगा यार मोदी ने बड़ा शानदार डायलॉग मारा, ऐसा लगा होगा। लेकिन आज 5 साल के बाद क्या हर हिंदुस्तानी दुनिया के 7 फुट वाला इंसान होगा तो भी, चमड़ी का रंग कोई भी होगा तो भी आंख में आंख मिला करके बात कर सकता है कि नहीं कर सकता है? कर सकता है कि नहीं कर सकता है? भाइयों बहनों, न सिर्फ सरकार, हर हिंदुस्तानी सीना तान करके खड़ा हुआ है। ये कैसे हुआ? ये इतना बड़ा दुनिया में जय जयकार कैसे हुआ? क्यों इधर कुछ हो नहीं रहा है? ये महिलाएं उधर देख रही हैं। ये कैसे हुआ? मोदी 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 आप कर रहे हैं, मोदी ने नहीं किया है। ये आपके एक वोट की ताकत है, वोट की। आपने सही बटन दबाया, दुनिया के सामने हिंदुस्तान ताकत बन के खड़ा हो गया। ये ताकत है आपके वोट की। ये आपके एक वोट की ताकत है कि आज भारत अपने सामने मौजूद चुनौतियों का डट करके मुकाबला कर रहा है। आप पिछले 1 हफ्ते की घटनाओं को देख लीजिए। इस दौरान आसपास के देशों में कई बम फूटे। कल भी श्रीलंका में सीरियल बम ब्लास्ट हुए, सैकड़ों लोग मारे गए, और वो भी ईस्टर के पवित्र दिन, जब चर्च में लोग इकट्ठे होकर के दिव्यात्मा की अनुभूति कर रहे थे, दिव्यात्मा में लीन थे, शांति का संदेश दे रहे थे, तब नर राक्षसों ने आकर के उन्हें मौत के घाट उतार दिया। उनका कोई गुनाह नहीं था, कोई दोष नहीं था। वे अपनी आस्था के अनुसार दिव्यात्मा का स्मरण करते हुए उसके रास्ते पर चलने का संकल्प ले रहे थे। साथियों, आप याद कीजिए, 2014 से पहले भारत की स्थिति क्या थी? आए दिन देश के अलग अलग कोने में बम धमाके होते थे कि नहीं होते थे? कभी मुंबई में बम धमाका, कभी पुणे में बम धमाका,
कभी हैदराबाद में बम धमाका, कभी काशी में बम धमाका, कभी अयोध्या में बम धमाका, कभी जम्मू में बम धमाका। होता था कि नहीं होता था? और तब यहां कांग्रेस और एनसीपी की सरकार और अपने बड़ा खैरखा मानने वाले लोग यहां बैठे थे सरकार में, बड़े अनुभवी बताने वाले बैठे थे। सरकार क्या करती थी भाई उस समय? बम धमाके होते थे, क्या करते थे लोग? श्रद्धांजलि सभाएं करते थे और क्या करते थे? शोक मनाते थे। उनकी सरकार दुनिया भर में पाकिस्तान के नाम पर रोती रहती थी। देखिए पाकिस्तान हमारे देश में आके ऐसा करता है, देखिए पाकिस्तान हमारे देश में ऐसा करता है। लेकिन आपके इस चौकीदार ने क्या किया? आपके इस चौकीदार ने कांग्रेस एनसीपी सरकारों की इस डरपोक रीति नीति को बदल दिया। हमने आतंकी फैक्ट्री में घुसकर बिना किसी भेदभाव सफा चट करके आ गए। परिणाम आपके सामने है। आज आतंकवाद जो कभी हिंदुस्तान के हर कोने में बम धमाका करने की ताकत रखता था, धीरे धीरे सिकुड़ता जम्मू कश्मीर के कुछ ही क्षेत्र में सिमट गया है। और वहां भी कोई हफ्ता ऐसा नहीं जाता है कि हमारे जवानों को खोज करके रात भर गोलियां चलाते हैं और सुबह होते होते खेल पूरा कर देते हैं। आज हर आतंकी को पता है कि अगर देश के किसी हिस्से में बम धमाका किया तो ये मोदी है, ये उन्हें पाताल में भी खोजकर सजा देगा और उनके आकाओं को भी खत्म करके रहेगा। भाइयों और बहनों, आपने जो मजबूत सरकार 2014 में बनाई थी उसने सुरक्षा की गारंटी तो दी ही थी, विकास का झंडा भी बुलंद किया है। हमारी सरकार ने देश के विकास को 2 पटरियों पर एक साथ चलाया है। एक, सामान्य मानवीय के जीवन स्तर को ऊपर उठाना, और दूसरा 21वीं सदी के लिए जैसा भारत हम बनाना चाहते हैं, विश्व स्तर की व्यवस्थाएं खड़ी करना चाहते हैं, उस प्रकार का इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास करना। एक तरफ हम देश के हर गरीब परिवार को हर वर्ष 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज सुनिश्चित कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ हर 3 संसदीय सीट के बीच में एक मेडिकल कॉलेज और एक बड़ा अस्पताल बनाने की दिशा में काम कर रहे हैं। इतना ही नहीं, देश के गांवों में 1.5 लाख, हिंदुस्तान के अंदर 6 लाख करीब गांव है, 1.5 लाख गांवों में आधुनिक वेलनेस सेंटर बना जा रहे हैं। यानी 4 गांव के बीच में एक बड़ी व्यवस्था। इसका एक बहुत बड़ा अभियान हम चला रहे हैं। स्वास्थ्य केंद्र भी ऐसे जहां शुरुआती जांच हर प्रकार की हो जाए और फिर अगर जरूरत पड़े बड़े अस्पताल में जाने की आवश्यकता है, तभी उसको जितना जल्द हो सके पता चले जाए और उसको बड़ी हॉस्पिटल पहुंचाया जाए, ताकि
3 महीने के बाद पता चले, 4 महीने के बाद पता चले बीमारी का, और तब तक बहुत कुछ खो चुका हो, ऐसी परिस्थिति पैदा न हो, ये काम हम शुरू कर रहे हैं। कई गांवों में काम हो चुका है। साथियों, एक तरफ हम तेज गति से गांव गांव में सड़कें बना रहे हैं, वहीं देश के हर घर को रोशन करने के लिए मुफ्त बिजली कनेक्शन भी दे रहे हैं। एक तरफ हमने हर गरीब के बैंकों में खाते खुलवाए और दूसरी तरफ बैंकों के दरवाजे गरीबों के लिए, किसानों के लिए, पशुपालकों के लिए, मछुआरों के लिए खोल दिए। बिना गारंटी के ऋण आज स्वरोजगार के लिए आसानी से उपलब्ध है। एक तरफ हम डिजिटल लेन देन के लिए देश को प्रोत्साहित कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ अब गांव गांव में, डाकघरों में भी, बैंकों में हम बदलाव ला रहे हैं। डाकिए के माध्यम से बैंक की सेवाओं को भी गांव गरीब के दरवाजे पर खड़ा कर रहे हैं। अरसे बाद डाकियों के वेतन में भी उचित वृद्धि का काम भी हमारी सरकार ने किया है। इतना ही नहीं साथियों, एक तरफ हम भारत माला और सागर माला के माध्यम से 2 गुनी गति से हाईवे का विस्तार कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ हम उड़ान योजना के माध्यम से नासिक जैसे शहरों में एयर कनेक्टिविटी बढ़ा रहे हैं। साथियों, नासिक सहित पूरे महाराष्ट्र में समंदर के किनारे जो बंदरगाह से कनेक्टिविटी है, उसको मजबूत करने के लिए 200 से ज्यादा प्रोजेक्ट चल रहे हैं। नासिक को ड्राई पोर्ट की सुविधा भी मिलनी तय है। नासिक, जालना, वर्धा और सांगली में मल्टी लॉजिस्टिक पार्क बनाए जा रहे हैं। इनसे व्यापार की सुविधा होगी, उद्योग कारखाने लगेंगे, फूड प्रोसेसिंग सेंटर के लिए नए रास्ते खुलेंगे, अंगूर जैसे फलों के एक्सपोर्ट में मदद मिलेगी और युवाओं को नए अवसर भी मिलेंगे। साथियों, देश के हर व्यक्ति तक विकास पहुंचे, ये प्रयास हमने किया है। किसान हो या फिर आदिवासी, जीवन के हर चरण के लिए कुछ ना कुछ किया है। आदिवासी बच्चों की पढ़ाई के लिए देश भर में एकलव्य मॉडल स्कूल खोले जा रहे हैं। आदिवासी युवाओं के खेल कौशल को निखारने के लिए आदिवासी क्षेत्रों में खेल से जुड़ी सुविधाएं बनाई जा रही हैं। आदिवासी हस्तशिल्प का प्रचार प्रसार करने के लिए ऑनलाइन व्यवस्था को मजबूत किया गया है। आदिवासी साथियों की कमाई के लिए वन उपजों को समर्थन मूल्य के दायरे में लाया गया है। वन उपजों का अधिक मूल्य मिले, इसके लिए वन धन केंद्र खोले जा रहे हैं। भाई और बहनों, अपने अन्नदाता, अपने किसानों के लिए हमारी सरकार ने बीज से बाजार तक एक मजबूत व्यवस्था तैयार करने का प्रयास किया है। 22 फसलों का लागत का 1.5 गुना समर्थन मूल्य देने का वादा हमारी सरकार ने पूरा किया है। यहां के किसानों को अब पीएम किसान सम्मान निधि से भी मदद मिलने का रास्ता खुला है। अनेक किसान परिवारों के खाते में पैसे आने शुरू हो चुके हैं। जिनको अभी नहीं मिले हैं, उनको भी मिलना तय है। अब तो हमने फैसला किया है कि 23 मई को चुनाव के नतीजे आने वाले। कल 23 अप्रैल है, मैं 23 मई की बात कर रहा हूं।
23 मई को चुनाव के नतीजे आएंगे। फिर एक बार 23 मई के बाद जब फिर एक बार मोदी सरकार आएगी तो महाराष्ट्र के सभी किसानों को भी इस मदद पहुंचाई जाएगी। अभी जो 5 एकड़ की जमीन का नियम है वो शर्त भी हटा दी जाएगी। साथियों, यहां के प्याज की खेती करने वाले किसानों की सुविधाएं बनाने पर भी सरकार का जोर है। सरकार द्वारा स्टोरेज की क्षमता बढ़ाने और प्याज के ट्रांसपोर्टेशन पर लगने वाले खर्च को कम करने का प्रयास किया जा रहा है। अभी मैं मंच पे पूछ रहा था, क्योंकि मैं गुजरात में था तो मेरा महाराष्ट्रियन परिवारों में भोजन के लिए जाना आना जरा ज्यादा होता था। तो साल में एक दिन वो एक त्योहार मनाते थे और उस त्योहार के दिन सबके सब लोग कांदा खाते थे, प्याज खाते थे। हर चीज प्याज की बनती थी पूरा दिन। तो उस दिन मैं खास मराठी परिवार में जाता था। तो मैं अभी इनको पूछ रहा था कि भाई यहां तो किसी ने कहा कोई चंपा षष्ठी बोलते हैं, अलग अलग बोलते हैं, लेकिन देखिए समाज की व्यवस्था, एक साथ प्याज को मार्केट देने का कैसा बढ़िया तरीका था। पूरे एक दिन में सभी लोग प्याज खाते थे और उसका परिणाम यह था कि प्याज को बहुत बड़ा मार्केट मिल जाता था। ऐसी एक परंपरा खड़ी हुई थी। यानी हमारे पूर्वज कितने समझदार और दीर्घदृष्टा थे। क्योंकि मुझे गुजरात का अनुभव है और आदिवासियों में तो हमारे यहाँ, आपके यहाँ पड़ोस में ही लोग हैं, ये अक्सर होता है। कहने का मतलब सामाजिक व्यवस्था में भी कृषि इकोनॉमी, एग्रीकल्चर इकोनॉमी, इसका विशेष महत्व था। भाइयों बहनों, मुझे पिछले दिनों जो पार्लियामेंट में आपके सारे विधायक और आपके एमपी हमारे सब मिलने आए थे और प्याज एक्सपोर्ट करने के विषय में विस्तार से मेरे से चर्चा की थी और जितने सुझाव दिए थे सारे मैंने लागू कर दिए थे। प्याज का एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार ने एक्सपोर्ट इंसेंटिव को भी बढ़ाकर 2 गुना कर दिया है। साथियों, कांग्रेस में आपको कांग्रेस की एक चालाकी के बारे में भी बताना चाहता हूं। ये चालाकी ये है कि बिचौलियों को फायदा पहुंचाने के लिए फसलों की कीमत से खेल करना। आपने देखा होगा भाइयों, जैसे ही महंगाई जरा भी बढ़ती है, कांग्रेस अपने दरबारियों को मध्यम वर्ग की गृहिणियों के पास भेज करके इंटरव्यू करवाती है और फिर वो चिल्लाती हैं, दाम बढ़ गया, दाम बढ़ गया, दाम बढ़ गया, और पूरे देश में चला देते हैं। उस वक्त उसे किसान याद नहीं आता है। और अगर दाम गिर जाते हैं, प्याज के दाम कम हो गए, टमाटर का दाम कम हो गया, तो फिर क्या करते हैं, किसान के पास पहुंच जाते हैं और टीवी पर उनकी बाइट लेते हैं और किसान कहता है देखो हम लूट गए, लूट गए। ये ऐसे बदमाशी करते थे। महंगाई बढ़ी तो हाउसवाइफ को पूछो, अगर प्याज, आलू, टमाटर का दाम गिरा तो किसान को पूछो। लेकिन जो बिचौलिए जो माल खा जाते हैं उनकी बात छुपा देते थे। और आपकी मुसीबत का कारण उपभोक्ता नहीं है, वो तो आवश्यक पैसे देने के लिए हमेशा तैयार होता है। आपकी मुसीबत का कारण किसान का पसीना नहीं है, आपकी मुसीबत का कारण ये बिचौलिए हैं, बिचौलिए। और मोदी ने लड़ाई जो लड़ी है ना, ये बिचौलियों के खिलाफ लड़ी है। इतने वर्षों के राज में कांग्रेस ने किसान और उपभोक्ता के बीच सीधा संबंध बनने ही नहीं दिया। अब हमारी सरकार बिचौलियों के राज को खत्म करने के लिए काम कर रही है। जैसे डेयरी सेक्टर में सहकारी संगठन होते हैं, वैसे ही अन्य कृषि सेंटरों में फार्मर प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशन, एफपीओ बनाए जा रहे हैं। देश में 22,000 से ज्यादा ग्रामीण हाटों को विकसित किया जा रहा है। ये काम
किसानों और ग्राहकों के बीच की दूरी को खत्म करेंगे और किसानों को उसकी मेहनत की उचित कीमत मिलेगी। साथियों, मुझे बताया गया है कि कांग्रेस यहां नदियों के पानी को लेकर के तरह तरह की अफवाह फैला रही है। लोगों से झूठ बोल करके उन्हें गुमराह करके वोट पाने का एक कांग्रेस का बहुत पुराना तरीका है। मैं इस क्षेत्र के लोगों से स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि आप लोगों की इच्छा के खिलाफ कोई कुछ नहीं करेगा और न ही कुछ कर पाएगा। ये मैं आपको सार्वजनिक रूप से वादा करता हूं। इसलिए जो कांग्रेस अफवाहें फैला रही है, इतना ही नहीं, एचएएल के लेकर अफवाहें फैलाए रहे। अरे तुमने तो उसका गला घोंट दिया, सारे एचएएल को खत्म कर दिया। हमने मेक इन इंडिया के तरह डिफेंस के हर चीज के उत्पादन बढ़ा दिया है, नए नए डिफेंस कॉरिडोर बना रहे हैं। हम तो ताकत देने वाले हैं और मेरे शब्द लिख रखिए, 10 साल के भीतर भीतर इसकी ताकत 2 गुना 3 गुना होकर के रहने वाली है। साथियों, देश की सुरक्षा, सम्मान और स्वाभिमान की चौकीदारी आपके हाथ में है। आपको इस चौकीदार को मजबूत करना है। डिंडोरी और धुले में कमल के निशान पर और नासिक में धनुष बाण पर बटन दबाएंगे तो आपका हर वोट मोदी के खाते में आएगा। भाइयों बहनों, आप मुझे कहिए, हमारा देश मजबूत होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? आज की दुनिया में देश मजबूत होना जरूरी है कि नहीं है? मजबूत देश के लिए मजबूत सरकार चाहिए कि नहीं चाहिए? मजबूत सरकार चाहिए कि नहीं चाहिए? और मजबूत देश की सरकार चलाने के लिए मजबूत प्रधानमंत्री भी होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? मुझे बताइए, आज ये जितने चेहरे आप देख रहे हो, उसमें मजबूती किसके पर भरोसा है आपका? किस पर भरोसा है? गांव में किसी को भी पूछ लीजिए, किस पर भरोसा है? तो जिस पर भरोसा है उसको देश का कमान दोगे कि जिस पर भरोसा ही नहीं है उस पर प्रयोग करोगे? आपको जिस पर भरोसा है उसकी ताकत बढ़ानी चाहिए कि नहीं बढ़ानी चाहिए? इस चौकीदार को मजबूत करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? हर हिंदुस्तानी चौकीदार बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? आप मेरे साथ संकल्प लेंगे? संकल्प लेंगे? दोनों हाथ ऊपर करके पूरी ताकत से बोलेंगे। मैं बोलूंगा, उसके बाद आपको बोलना है चौकीदार। क्या बोलना है? क्या बोलना है? मैं बोलूंगा, आप बोलिए। गांव गांव है, गांव गांव है, भ्रष्टाचार खिलाफ लड़ाई में, देश की सुरक्षा में गांव गांव है, शहर शहर है, बच्चा बच्चा, बड़े बुजुर्ग भी, माता बहनें घर घर में हैं, खेत खलिहान में, बाग बगान में, देश के अंदर, सरहद पर भी, डॉक्टर, इंजीनियर, शिक्षक, प्रोफेसर, लेखक, पत्रकार, कलाकार भी, किसान, कामगार, दुकानदार भी, वकील, व्यापारी, छात्र छात्राएं, पूरा हिंदुस्तान, पूरा हिंदुस्तान, पूरा हिंदुस्तान भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। नरेंद्र मोदी बोलत होते। कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी विविध योजना आमच्या सरकारने राबवलेल्या आहेत आणि आणखीनही बऱ्याच योजना आम्ही राबवणार असल्याचं आश्वासन त्यांनी या सभेमध्ये दिलेलं आहे।